आज हम प्रतिवेदन और अपठित गद्यांश और पद्यांश ये दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले कालखंड में हम लोगों ने देखा कि निबंध किसे कहते हैं, निबंध की क्या क्या विशेषता हो सकती है और निबंध लिखते समय किन किन बातों को हमको ध्यान में रखना होता है। ठीक वैसी आलेख किसे कहते हैं, आलेख की क्या क्या विशेषता होती है और आलेख लिखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फीचर के संबंध में वही बातें रही। इस प्रकार हम लोगों ने 15 अंक को समझा था उस दिन, और आज हम लोग समझने जा रहे हैं 20 अंकों को, जिसमें 5 अंक प्रतिवेदन लिखने के लिए आता है और अपठित गद्यांश और पद्यांश से 20 नंबर के प्रश्न आते हैं। गद्यांश से 15 अंक के और पद्यांश से 5 अंक के। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे प्रतिवेदन के संबंध में। प्रतिवेदन किसे कहते हैं या प्रतिवेदन का अर्थ क्या है। प्रतिवेदन का अर्थ होता है संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त वर्णन। कोई घटना घटी, कोई समारोह होने वाला है या होगा, कोई सभा आयोजित होने वाली है या सभा आयोजित हो गई, या कोई कार्य करना है, उस कार्य के बारे में योजना बनानी है, या कोई कार्य हम लोगों ने कर लिया, उसका प्रतिवेदन अर्थात संक्षिप्त विवरण ही गद्य में प्रतिवेदन कहलाता है। फिर से इसकी पुनरावृत्ति कर दूं। प्रतिवेदन किसे कहते हैं या प्रतिवेदन का अर्थ क्या है। प्रतिवेदन किसे कहते हैं? एक ऐसी गद्य रचना जिसमें कोई घटना का, किसी कार्यक्रम का या किसी सभा का या उत्सव का या किसी कार्य योजना का जो हो चुका है या होने वाला है, उसका संक्षिप्त विवरण, सत्यपूर्ण विवरण, क्रमबद्ध विवरण सरल भाषा शैली में किया जाता है तो उसे प्रतिवेदन कहते हैं। तो देखिए, प्रतिवेदन कहते समय मैंने सारी विशेषताओं को उसके भीतर समाहित कर दिया है। एक तो संक्षिप्त विवरण होता है, दूसरा तथ्यपूर्ण यानी ईमानदारी पूर्वक, यानी जो जो हुआ है उसको संक्षिप्त में, अपने तरफ से कुछ भी शामिल नहीं करना है, जो हुआ है उसको संक्षिप्त में बताना है, लिखना है। दूसरा क्रमबद्ध लिखना है। जो भी घटना घटी है वो घटना आरंभ में कुछ और होती है, अंत में कुछ और होती है, मध्य में कुछ और होती है, तो उसको क्रमबद्ध, मध्य में हुई उसको आरंभ में नहीं लिख देना है, या आरंभ में लिखी उसको अंत में नहीं लिख देना है, या अंत में जो लिखा होगा उसको आरंभ में नहीं लिख देना है। अर्थात क्रमबद्ध, जब से हुआ है जैसे 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 क्रमबद्ध चित्रण करना है। पहला है संक्षिप्त चित्रण, संक्षिप्त विवरण। दूसरा ईमानदारी पूर्वक चित्रण या वर्णन या विवरण। तीसरा क्रमबद्ध, बिल्कुल बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए ऐसा चित्रण। और चौथा सरल भाषा शैली में चित्रण, जो पाठकों को आसानी से पूरे कार्यक्रम या पूरे घटना या पूरे कार्य की तस्वीर सामने आ जाए संक्षिप्त रूप में, तो ये कहलाता है प्रतिवेदन। और आपके 12वीं में ये प्रतिवेदन लिखने आएगा। या तो प्रश्न किया जा सकता है प्रतिवेदन किसे कहते हैं समझाइए, या प्रतिवेदन की विशेषता लिखिए, इस प्रकार का प्रश्न आता है। या फिर प्रश्न आता है कोई भी एक घटना दे दिया जाएगा, या कोई उत्सव मनाने का उल्लेख कर दिया जाएगा, या कोई कार्य का उल्लेख कर दिया जाएगा, या तो वो हो चुकी होगी या होने वाली होगी, और उस पर आपको प्रतिवेदन लिखना है। तो आप प्रतिवेदन लिखना है तो प्रतिवेदन की विशेषताओं को आपको पूरी तरह से समझना होगा, तभी आप प्रतिवेदन को लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न जैसे आ गया, प्रतिवेदन की विशेषता लिखिए। तो प्रतिवेदन की पहली विशेषता क्या है? किसी भी घटना, योजना, कार्य योजना या सभा समारोह का संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण पहली विशेषता। विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करना है, विस्तार पूर्वक था उसको संक्षिप्त में प्रतिवेदन में लिखना है, ये पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, ईमानदारी पूर्वक सत्य बातों को रखना है। कोई भी असत्य बातों का वहाँ पे समावेश नहीं करना है या काल्पनिक बातों को समावेश नहीं करना है, सत्य बातों को रखना है, परंतु संक्षिप्त में रखना है। ये इसकी दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता प्रतिवेदन की,
घटना, कार्य या समारोह को क्रमबद्ध उसका उल्लेख करना, कब, किस तिथि को, कितने बजे, किसकी उपस्थिति में, कहाँ कहाँ होता है, उसको क्रम से लिखते हुए लिखते अंत में जाना है। तो क्रमबद्ध चित्रण इसकी तीसरी विशेषता हुई। और महत्वपूर्ण विशेषता सरल, सहज, सरस भाषा का प्रयोग। सहज और सरल भाषा का प्रयोग करने से प्रतिवेदन आकर्षक हो जाता है। इसलिए आकर्षक हो जाता है कि पाठकों को आसानी से समझ में आ जाता है। कठिन साहित्यिक शब्दों का, लाक्षणिक शब्दों का, अलंकारिक शब्दों का यदि प्रयोग कर देंगे हम प्रतिवेदन में, तो प्रतिवेदन अपने महत्व को ही खो देगा, उद्देश्य से भटक जाएगा। ये इसकी 4 विशेषता। शीर्षक भी रखा जा सकता है प्रतिवेदन का। विषय में लिखते समय इस विषय पर प्रतिवेदन, तो शीर्षक चयन पूरा कार्यक्रम का मूल सार का शीर्षक कहते हैं। तो इन विशेषताओं को देखने के बाद प्रश्न यदि आ गया कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि एक ऐसी गद्य की विधा जिसमें किसी घटना का, किसी कार्य योजना का, किसी सभा समारोह का संक्षिप्त में ईमानदारी पूर्वक क्रमबद्ध ढंग से सरल सहज भाषा में चित्रण करना ही, लिखना ही, विवरण करना ही प्रतिवेदन कहलाता है। इसको एक उदाहरण की दृष्टि से और समझ लें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। जैसे होली का उत्सव मनाया गया, उस पर एक प्रतिवेदन लिखना है। होली उत्सव पर प्रतिवेदन लिखना है, तो अब क्या होगा? अब हम यदि देखें व्यवहारिक ढंग से, तो होलिका तो रात को जली रहती है। होलिका जलाने के बाद दूसरे दिन सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और फिर रंग गुलाल लेके मित्रों के घर जाते हैं, अपने परिचितों के घर जाते हैं, परिजनों के घर जाते हैं, उससे रंग गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं, फिर उसके यहाँ कुछ मिठाइयाँ खाते हैं। उसके बाद मित्रों की मंडली के साथ या परिवार के सदस्यों के घर, दूसरे के घर जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो रात से शुरू हुई है वो दोपहर तक जाते जाते पहुंच जाती है, रंग गुलाल का खेल। उसके बाद फिर आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, सारे मित्रों के साथ बैठ के भोजन करते हैं, एक दूसरे के घर भोजन करने जाते हैं। संध्या बेला में फिर साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के फिर एक दूसरे से मिलते हैं, आनंद मनाते हैं, प्रेम को बांटते हैं। तो जो रात्रि से जो शुरू हुआ है वो संध्या बेला तक चलते रहता है। इतना विस्तार है। अब इतना विस्तार है, उसको आपको संक्षिप्त में लिखना है, तभी संक्षिप्त विवरण यानी प्रतिवेदन कहलाएगा। तो अब क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले तो लिखेंगे कि आज हमारे गांव, आज की रात्रि दिनांक इतने को हमारे गांव में होलिका दहन हुआ और होलिका दहन के समय में हम लोग ये उपस्थित थे। होलिका माता की पूजा अर्चना के बाद घर लौट गए, रात्रि विश्राम किए। अब रात्रि विश्राम किए, उसके बाद सुबह उठे, स्नान ध्यान किए, मित्रों से मिलने गए, रंग गुलाल खेले, खूब खुशियाँ बांटे, सारे राग द्वेष शत्रुता मिट गई, मित्रता पूर्वक सब लोग गले मिले, एक दूसरे के घर मिठाई बांटी, मिठाई खाया, आया, फिर स्नान ध्यान किए, साफ सुथरा कपड़ा पहन के फिर संध्या बेला में सब मित्रों से मिलने चले गए। इसको संक्षिप्त में ईमानदारी पूर्वक ज्यों का त्यों और क्रमबद्ध, ऐसा नहीं कि शाम को मिलने गए थे उसको सबसे शुरू में लिख दिए प्रतिवेदन में, गलत। और कल्पना का भी जो बातें नहीं हुई उसको भी समावेश नहीं कर सकते। तो क्रम से लिखते अंत में हम जाते हैं और संक्षिप्त में और सरल सहज भाषा में जब करते हैं तो हमारा प्रतिवेदन सफल प्रतिवेदन कहलाता है। ये तो उत्सव के संबंध में हो गया। कोई सभा समारोह हुआ, कोई बैठक हुई तो उसके बारे में प्रतिवेदन लिखना है। तो प्रतिवेदन की विशेषता तो जानते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में वार्षिक उत्सव मनाया जाना है, और वार्षिक उत्सव मनाया जाना है, उसके लिए एक प्रतिवेदन लिखना है। तो अब क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे मनाया जाना है उसके लिए, तो लिखेंगे आज दिनांक 6 जून को वार्षिक उत्सव मनाने से संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए एक बैठक प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई। प्राचार्य की अध्यक्षता में सभी शाला परिवार के शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे और सभी क्लास के कप्तानों और उप कप्तानों को बुलाया गया था। बैठक में सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। पहला, वार्षिक उत्सव कब मनाया जाएगा, तिथि निश्चित की गई, उसको लिखेंगे आप। दूसरा,
मुख्य अतिथि कौन होंगे? मुख्य अतिथि की कार्यभार तय करने का कार्यभार किसी वरिष्ठ शिक्षक को सौंपा गया, उसका नाम लिख दिया गया। तीसरा, कब मनाया जाएगा उसको लिख दिए। उसके बाद मंच की व्यवस्था किन करेगा उसका उल्लेख कर दिए। और उसके बाद फिर वेशभूषा की व्यवस्था कौन शिक्षक करेगा, कौन विद्यार्थी करेगा उसका। जलपान की व्यवस्था कौन करेगा। ये सारी चीज़ें जो चर्चा हुई थी पूरी विस्तार पूर्वक प्राचार्य कक्ष में बैठक में, तो बैठक तो हुई है 2 घंटा। और उस 2 घंटे में जो जो मुख्य बातें जो सर्वसम्मति से हुई है उसको ईमानदारी पूर्वक क्रमबद्ध, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, किसका प्रभार किसको सौंपा गया, और इस प्रकार बैठक समाप्त हुई। और फिर अंत में प्राचार्य और वरिष्ठ शिक्षक का साइन करा गया। ऐसा प्रतिवेदन लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, दिखता तो छोटा सा है, 5 अंक का है, मगर और 5 अंक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस सरल विषय पर यदि हम अपनी प्रतिभा का प्रयोग करें तो हम 5 अंक बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, परंतु लिख कर अभ्यास करने से। तो आप कोई भी घटना उठा लो, कोई भी सभा समारोह उठा लो, वसंत उत्सव मनाया गया कि खेल का आयोजन किया जाना है या खेल हो गया, भूत की बात हो या होने वाला हो, सारे प्रतिवेदन में इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए बार बार अभ्यास करते कीजिए। और देखना, इन विशेषताओं को यदि आपने शामिल कर लिया तो आपका प्रतिवेदन बहुत उत्तम कोटि का कहलाएगा और आप बिल्कुल 5 में 5 अंक हासिल करेंगे। 12वीं के पाठ्यक्रम में इन सब विषय वस्तुओं को रखने का, प्रतिवेदन, आलेख, निबंध, फीचर, अपठित गद्यांश, इसमें बच्चों के या विद्यार्थियों की मौलिक प्रतिभा को, उसकी भाषा संबंधी, व्याकरण संबंधी विशेषताओं को उजागर करने के लिए, उसकी समझ की शक्ति को उजागर करने के लिए इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इससे आपकी लेखन की प्रवृत्ति, आपके विचार की शक्ति, समझने की क्षमता, इसमें सब में वृद्धि होगी। इसीलिए अंक बड़े बड़े हैं तो आप अपनी समझ शक्ति को भी बढ़ाइए और पूरे अंक को अपने हासिल कर दीजिए, अपनी प्रतिभा का परिचय दीजिए। तो ये आलेख, निबंध, फीचर, प्रतिवेदन, अब इसी में 20 अंक हो गए। अब ये अपठित गद्यांश और पद्यांश, इसमें 20 अंक हैं। अपठित गद्यांश क्यों रखा गया है अभी बताया मैं। अपनी समझ की क्षमता को, एक विद्यार्थी की समझने की क्षमता को, भाषा संबंधी उसके ज्ञान को तराशने के लिए, टटोलने के लिए, बाहर निकालने के लिए अपठित गद्यांश को समावेश किया गया है। अब 20 अंक क्या आते हैं। अब सोचो आप कि 5 अंक गद्यांश में आते हैं और 15 अंक गद्यांश में आते हैं। गद्यांश, अपठित गद्यांश, अपठित जिसको कभी हमने पढ़ा नहीं है, परीक्षा में आ गया है तो हम अनपढ़ ही हैं, वहाँ पे उसको, उस गद्यांश को कभी पढ़े नहीं है ना, उस पद्यांश को कभी पढ़े नहीं है। व्यवहारिक दुनिया में यदि कभी पढ़ने मिल भी गया होगा तो भी उसको भूल जाना है। वहाँ पे ये समझ लेना है कि मैं इसको पहली बार पढ़ रहा हूँ। अब पहली बार जब मैं पढ़ रहा हूँ अपठित गद्यांश को या पद्यांश को, तो उसके विषय वस्तु के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अभी जो जानकारी मुझे पढ़ने के बाद मिलेगी उन्हीं को आधार बनाकर मैं प्रश्नों का उत्तर लिखूंगा। अपठित गद्यांश में या पद्यांश में प्रश्न कैसे आते हैं। नीचे यदि गद्यांश हुआ तो 1 नंबर का तो शीर्षक आता है, फिर 7 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के, 7 दूनी 14 और 1 15। तो बनाने के लिए इसमें कहीं कैसे हमारा अपठित गद्यांश पद्यांश सही दिशा को पकड़े, इसको विद्वानों ने अपने अपने ढंग से विचार व्यक्त किया कि अपठित गद्यांश को ऐसा हल करने से इसमें सुंदर प्रदर्शन होता है विद्यार्थियों का। कुछ विचारकों का मानना है या शिक्षक साथियों का मानना है कि गद्यांश को पूरा पढ़ लेना चाहिए, 1 बार पढ़ लेना चाहिए, 2 बार पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए और प्रश्नों को पढ़ने के बाद फिर रेखांकित करना चाहिए कि किस प्रश्न का उत्तर कहाँ पे है। उसको रेखांकित करके फिर प्रश्न को पढ़ के फिर उस गद्यांश को पढ़ना चाहिए, वो सही उत्तर है कि नहीं, उसके बाद लिखना चाहिए। कुछ विचारकों का ऐसा मानना है। कुछ विचारकों का ये मानना है कि अपठित गद्यांश को पढ़ने के पहले यदि हम प्रश्न को पढ़ लें, 1 बार पढ़ लिए प्रश्न क्या क्या है, 2 बार पढ़ लिए, उसके बाद हम गद्यांश को सरसरी पूरे अच्छे से ढंग से
एक बार पढ़े और 2 बार पढ़े तो जब एक बार पढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न के उत्तर हमको दिखाई पड़ने लग जाते हैं, फिर 2 बार पढ़ते हैं तो कुछ प्रश्न के और उत्तर दिखाई पड़ते हैं, और उसके बाद हम रेखांकित करने लगते हैं। तो जहाँ पे प्रश्न हम पढ़े थे वहीं पे हमारा रेखांकन होने लगता है और हमारे प्रश्नों को सही दिशा मिलती है, उत्तर हमारा सही होता है। ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। मेरा ऐसा मानना है विद्यार्थी दोनों का अभ्यास कर ले, पहले पढ़ ले, उसके बाद प्रश्नों को पढ़ ले, उसके बाद उत्तर निकाले, या फिर पहले प्रश्नों को पढ़ ले फिर गद्यांश या पद्यांश को पढ़ ले। दोनों ही दृष्टि से ये उचित है। ये विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि वो किस में अपनी सुविधा महसूस कर रहा है। गद्यांश भी वहीं पे है, प्रश्न भी वहीं पे है, उत्तर आपको वहीं से निकालना है। तो आप अपनी सहूलियत की दृष्टि से, विद्वानों के अपने अपने विचार होते हैं, विद्यार्थियों की भी अपनी अपनी प्रतिभा होती है, शिक्षकों का अपना अपना मत होता है। जिस दृष्टि से हो आपके उत्तर जल्दी पकड़ में आते हैं, जल्दी समझ में आते हैं, उसको आप पकड़ लीजिए और उसी के अनुसार व्याख्या कीजिए। लगभग पद्यांश के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसा मानना है कि पद्यांश की कभी पढ़ा नहीं जा रहता। तो यदि प्रश्नों को पहले पढ़ लिया जाए, उसके बाद उस पद्यांश को पढ़ा जाए तो अर्थ समझ में आने लगता है, भावार्थ समझ में आने लगता है। अब भावार्थ जब समझ में आने लगता है तो प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिलने लगता है। यदि शुरू से ही हम पद्यांश को पढ़ने लग जाएं तो हमको कुछ अर्थ समझ में नहीं आएगा क्या कहा जा रहा है। तो सुविधा ये हो जाती है कि पहले प्रश्नों को पढ़ लो, प्रश्न क्या क्या है, उस प्रश्नों का उत्तर वहाँ टटोलते हुए जब हम पढ़ेंगे तो अर्थ भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम प्रश्न पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न पढ़ चुके हैं तो निश्चित रूप से वहीं पद्यांश से ही प्रश्न निकला है तो उससे संबंधित ही है। तो अर्थ हमको उसका जो भावार्थ है वो समझ में आने लग जाता है, और समझ में आने लग जाता है तो हमको बनाने में सुविधा होती है। ये तो हो गया बनाने का तरीका कैसे करना चाहिए। अब इसमें प्रश्न कैसे कैसे आते हैं या प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना चाहिए। सबसे पहली अपठित गद्यांश में बनाते समय संक्षिप्त उत्तर को ध्यान में रखना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर उत्तर लिखने के लिए या अपने तरफ से वहाँ पे विद्वता हासिल करने की कोशिश मत कीजिए। आप पूरी तरह समझ लीजिए, जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर वहीं से मिलता है, उसी को संक्षिप्त में, जितने संक्षिप्त में उस प्रश्न के पूरे उत्तर को लिखेंगे उतना ही आपको अंक हासिल होते हैं। इससे क्या होता है कि कहीं कोई गलती जांचने वाले को नहीं मिलती। एक तो सबसे पहली बार कि वहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, इसलिए आप पूर्व से आपका ज्ञान है उससे कोई संबंध नहीं, वहीं पढ़ रहे हैं, वही आपको जो तथ्य मिल रहे हैं उसी का चित्रण कर रहे हैं। अपनी प्रतिभा का केवल समझने के लिए प्रयोग करना है, नए विचार वहाँ शामिल करने के लिए नहीं करना है। तो पहली विशेषता क्या हुई, संक्षिप्त उत्तर होना चाहिए। अब जैसे शीर्षक चयन है, शीर्षक पूरे गद्यांश का आधार स्तंभ होता है, जिसको पढ़ते ही उस गद्यांश की पूरी हल्की तस्वीर पाठकों के सामने में उपस्थित हो जाती है। आप गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो कोई ना कोई बात ऐसा आपके दिमाग को संकेत करेगा कि ये इसका शीर्षक ये है, इस गद्यांश में इसी मूल बात को कहा गया है। अब वो आ गया तो अब उसमें 1 या 2 शब्द में ही शीर्षक बनाना चाहिए, उससे अधिक नहीं, बिल्कुल नहीं। बनाई है उसका शीर्षक कमज़ोर पड़ जाता है। तो शीर्षक चयन करते समय 2-3 बना लीजिए और 2-3 बना के फिर उसमें से जो सबसे सटीक जा रहा है उसको लिख दीजिए आप। 1 या 2 शब्द में होना चाहिए। दूसरी बात, प्रश्न जो है 2-2 अंक के हों। जहाँ पे 2 अंक प्रश्न आ रहे हैं गद्यांश से, तो आपको देखना होगा कि क्या इसका पॉइंट वाला उत्तर बन सकता है। क्या पॉइंट वाला, बिंदु वाला यदि उत्तर बन सकता है तो उसको 2 बिंदुओं में लिख दीजिए। संक्षिप्त में 2 बिंदुओं में लिखेंगे तो 2 में 2 बिल्कुल जांचने वाला आपको देख के निकल जाएगा। कोशिश करना है बिंदुवार बनाने का, परंतु यदि नहीं है ऐसा तो आप पूरा लिखेंगे भी 1 पंक्ति 2 पंक्ति में तो भी आपको अंक मिलेंगे, परंतु ज़्यादा सुविधाजनक जांचकर्ता के लिए होता है कि उसका बिंदु बना लिया जाए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं 2 अंक के जो 2 भागों में रहते हैं, क्यों और कैसे उसी लाइन में आ जाता है, उसी प्रश्न में। तो यहाँ पे तो आपको निश्चित रूप से दोनों प्रश्न के 2 भाग हैं, एक प्रश्न के 2 भाग हैं, तो एक का एक में दीजिए और दूसरे का दूसरे में दीजिए, 2 अंक हासिल कीजिए। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको समझ लीजिए। 20 अंक के प्रश्न आएंगे और 20 अंक के प्रश्न आएंगे
तो लेखन शैली बहुत बड़ी प्रतिभा रखती है अंक हासिल करने के लिए। अपठित गद्यांश में जो लिखा गया है वहीं से सत्य को हासिल करना है, वहीं से उत्तर को हासिल करना है और संक्षिप्त में लिखना है। प्रश्न में यदि 2 अंक हैं तो 2 अंक के हैं, तो यदि उसका 2 बिंदु बन सकता है तो 2 बिंदु बिल्कुल लिखना चाहिए, और यदि नहीं बन रहा है तो 2 ही पंक्तियों में उसको संक्षिप्त में लिख देना चाहिए। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो 2 भागों में बटे होते हैं। प्रश्न एक होता है परंतु एक जगह रुक कर किसे कब क्यों कह के फिर आगे कुछ और क्यों कब कैसे लिख दिया जाता है। अब वो 2 प्रश्न हो गए, तो दोनों को अलग अलग बिंदु में लिखने से आपको दोनों में आसानी से अंक हासिल हो जाते हैं। ये प्रश्न हो गया। तो विचार से संबंधित उसमें जो गद्यांश में जो कहा गया है, किस बात को कहा गया, उसका उद्देश्य क्या है, इससे संबंधित 2-3 प्रश्न होते हैं। क्या तथ्य है, और दूसरा भाषा से संबंधित भी प्रश्न होते हैं। उसमें कहावत मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है, तत्सम तद्भव को भी प्रयोग हुआ है, पर्यायवाची शब्द भी उसमें होंगे। उन शब्दों से यानी भाषा या व्याकरणिक दृष्टि से उसमें आपकी प्रतिभा को भी तराशा जाता है कि कोई शब्द आया हुआ है, उसमें पर्याय क्या हो सकता है, पर्याय पूछ दिया उसका, या कोई मुहावरा रख दिया है, उस मुहावरे का अर्थ पूछ दिया गया आपको, तत्सम तद्भव का अर्थ पूछ दिया गया है, किसी शब्दांश का शब्द का अर्थ पूछ दिया गया। इस प्रकार भाषा संबंधी आपकी प्रतिभा को भी तराशने की कोशिश अपठित गद्यांश के माध्यम से किया जा सकता है। तो देखिए, शीर्षक चयन यदि आएगा तो 1 नंबर का आता है, तो शीर्षक चयन में बिल्कुल 2 शब्दों का इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। दूसरा, उस गद्यांश में जो जो कहा गया है उससे संबंधित 2-3 प्रश्न होते हैं। तो 2-3 प्रश्न होते हैं तो वो जो गद्यांश में पढ़ेंगे उसको रेखांकित कर करके रखे रहेंगे। तो आज जब रेखांकित कर करके लिखे रहेंगे तो उस प्रश्न को पढ़ने का उत्तर के पास जाएंगे, ये उत्तर वही तो उत्तर है ना, आपको बिल्कुल संकेत मिल जाएगा कि हाँ ये उत्तर है। अब उसके बाद तीसरी बात, उसको लिखने की बात आई तो संक्षिप्त में लिखेंगे, विवरणपूर्वक विस्तारपूर्वक नहीं लिखना है। कोशिश करना है कि बिंदुवार उत्तर लिखें, बिंदुवार उत्तर में अंक ज़्यादा मिल जाते हैं। भाषा संबंधी प्रश्न आएंगे, तो भाषा संबंधी प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको व्याकरण की पूरी विद्वता, अध्ययन, गहन अध्ययन ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अथाह पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। भाषा सरल, सुबोध, सहज होना चाहिए, जो जांचने वालों को समझ में आ जाए। तो तत्सम, तद्भव, अलंकारिक शब्दों का अर्थ, पर्यायवाची शब्द, विपरीत शब्द, ये शब्द, तत्सम, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब का ज्ञान आपको वृहत रूप से रखना पड़ेगा, तब ये 20 अंक आपको हासिल हो पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो मैं आज बताया, ये प्रतिवेदन और ये अपठित गद्यांश और पद्यांश में 20 अंक हैं। और 20 अंक को हासिल करने के लिए बहुत गहन अध्ययन की और अभ्यास की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप गहरे जाएंगे उतना मोती पाते जाएंगे। तो अध्ययन पर आप अब ज़्यादा रुचि लीजिए, और जब अध्ययन करें तो व्याकरणिक दृष्टि से भी अध्ययन करें कि ये शब्द आया तो इसका पर्यायवाची क्या हो सकता है, ये विचार आया तो इस विचार का क्या अर्थ है इस अपठित गद्यांश में। वहीं पर ऐसा लिख के जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा और आप ये 20 अंक हासिल कर सकते हैं। तो आज जो मैंने बताया, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन की विशेषता क्या है, प्रतिवेदन लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसका अभ्यास करना है आपको। और अपठित गद्यांश खोज के पढ़ना है, और इसी बात को ध्यान में रख के उत्तर लिख के अभ्यास करते जाइए। बिल्कुल आपको पूरे में पूरा अंक हासिल होंगे। तो आज के लिए इतना पूरा हुआ। आप मेहनत कीजिए, अभ्यास कीजिए।